तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स, है ना। काइनेमेटिक्स 3 पोर्शन में है, एक है रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव मोशन। तो आज हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन स्टार्ट करेंगे। और ये जो रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन बोले, वो काइनेमेटिक्स का पार्ट है, और काइनेमेटिक्स जो है ना वो मैकेनिक्स का पार्ट है। तो जो फिजिक्स में हम लोग को 11th क्लास में पढ़ना है, उसमें सबसे पहले मैकेनिक्स है, फिर आपको वेव के बारे में पढ़ना है, साउंड वेव के बारे में, ठीक है, स्ट्रिंग वेव के बारे में। उसके बाद है लास्ट में थर्मल पोर्शन है, जिसमें थर्मोडाइनेमिक्स है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है, ठीक है, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर, ये सब पढ़ने हैं हम लोग को। तो मैकेनिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है रेक्टिलिनियर मोशन, जिसको 1 डायमेंशन मोशन भी कहते हैं। तो आज हम लोग वही स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, आप पहले बताइए कि मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। Mechanics is the branch of physics which deals with the cause and effect of motion of the particle, rigid body, rigid object and deformable bodies। ठीक है ना। तो मैकेनिक्स में हम लोग जो पढ़ते हैं वो मैकेनिक्स जो है फिजिक्स की ब्रांच है ना, फिजिक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स। और इसमें जो हम लोग मोशन का जो इफेक्ट है या मोशन का जो कॉज है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं पूरे मैकेनिक्स वाले चैप्टर में। ठीक है। अब ये जो मोशन कर रहा है जो बॉडी जो है ना, वो कई तरह का हो सकता है। या तो उसको सिंपल एक पार्टिकल बोलिए, रिजिड ऑब्जेक्ट, रिजिड ऑब्जेक्ट का मतलब को जो जिसका साइज शेप चेंज ना हो, ठीक है। डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है, डिफॉर्मेबल जिसका साइज चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए कुछ, है ना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग खींच दिए ऐसे, है ना, और उसकी लेंथ इंक्रीज कर गई, ठीक है ना। कोई इसको ऐसे टिल्ट कर दिए ऐसे, है ना, इसको स्ट्रेट वायर है ना, इसको कर्व बना दिए, ठीक है ना। तो इस तरह के बॉडी को डिफॉर्मेबल बॉडी कहेंगे, ठीक है। रिजिड बॉडी जिसका शेप चेंज ना हो। तो उन सब का जो मोशन होगा ना, उस मोशन के का इफेक्ट क्या है, ठीक है, और मोशन का कॉज क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें आपको 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं हम लोग डायनेमिक्स और एक को कहते हैं काइनेटिक्स। तो जो डायनेमिक्स वाला पोर्शन है ना, देखिए यहाँ देखिए, डायनेमिक्स मैकेनिक्स को 2 पार्ट में किए हम लोग। एक को कहते हैं हम क्या, डायनेमिक्स, और एक को कहते हैं स्टैटिक्स। डायनेमिक्स को भी 2 पार्ट में करते हैं, एक को कहते हैं काइनेटिक्स और एक को कहते हैं काइनेमेटिक्स। तो स्टैटिक वाले पोर्शन में हम लोग उस चीज को पढ़ते हैं जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखा हुआ रहता है। फिर डायनेमिक वाले पोर्शन में क्या है, ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है और उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन सा टॉर्क हो रहा है, इसके कारण मोशन में है, वो सब सारी चीज़ों को जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। और काइनेमेटिक्स में हम लोग को ये मतलब नहीं है कि वो कौन से फोर्स लगने के कारण मोशन कर रहा है ना, इससे मतलब नहीं। वो फोर्स लगने वाला यह काम हम लोग कहाँ करेंगे, यहाँ पे काइनेटिक्स में करेंगे। और अगर वो मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल में वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, किस रेट से वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, जिसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों को हम लोग जो पढ़ेंगे ना, वो काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और यही काइनेमेटिक्स का जो फर्स्ट पोर्शन है ना, जिसको हम लोग 1 डायमेंशन मोशन कहते हैं, और इसी को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, मोशन, ठीक है ना। तो यही वाला पोर्शन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। मोशन एंड रेस्ट। तो देखिए, अब मोशन एंड रेस्ट का कुछ डेफिनेशन लिखा हुआ है। देखिए, मोशन और रेस्ट क्या है ना, कि ऐसे आप समझिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, ये हम लोग तभी बता सकते हैं जब कोई एक दूसरा पर्सन जो है, जो उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है ना। जैसे आप ऐसे समझिए कि कोई एक पर्सन है, ऐसे, है ना, एक पर्सन है, ये कुछ 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ना, और दूसरा एक और पर्सन है ना, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ना, और तीसरा एक और पर्सन है, वो रेस्ट पे है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है। तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि ये फर्स्ट जो ए ऑब्जेक्ट है और बी ऑब्जेक्ट है, या ए और बी जो पर्सन है ना, वो सी वाला देखेगा कि ये दोनों पर्सन 10 मीटर पर सेकेंड से आगे क्यों जा रहे हैं। तो सी के रिस्पेक्ट में ए और बी क्या है, मोशन में है। लेकिन अगर हम लोग बी के रिस्पेक्ट में ए को देखें, तो बी और ए के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, जो डिस्टेंस का डिफरेंस होगा, वो हमेशा बराबर होगा, है ना। ये दोनों
एक दूसरे से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है। तो हम लोग कहें कि बी के रिस्पेक्ट में ए या फिर ए के रिस्पेक्ट में बी क्या है, वो रेस्ट में है। तो देखिए ए रेस्ट में है बी के रिस्पेक्ट में, लेकिन ए मोशन में है सी के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये अपना ए ऑब्जेक्ट है, यहाँ बी को और हम लोग सी को अगर हम लोग ऑब्जर्वर बोलें तो यहाँ पे बी के रिस्पेक्ट में ए मोशन में है, लेकिन सी के रिस्पेक्ट बी के रिस्पेक्ट में ए कैसे है, रेस्ट में है, लेकिन सी के रिस्पेक्ट में ए कैसे है, मोशन में है। समझ में आ रहा है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में या मोशन में हम लोग तभी कहेंगे जब वो ऑब्जर्वर जो है ना उसके रिस्पेक्ट में उसकी डिस्टेंस में चेंजेज आ रहे हों। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है रेक्टिलिनियर मोशन। यही हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है, रेक्टिलिनियर मोशन। इसको हम लोग वन डायमेंशन मोशन कहते हैं, 1D मोशन, है ना। तो वन डायमेंशन मोशन कहने का मतलब देखिए क्या कहा गया है, रेक्टिलिनियर मोशन इज द मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और इन वन डायमेंशन। इट डील्स विद द काइनेमेटिक्स ऑफ द पार्टिकल इन वन डायमेंशन, है ना। काइनेमेटिक्स ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशन। अगर कोई पार्टिकल एक डायमेंशन में जा रहा है, जैसे हम लोग अभी वेक्टर चैप्टर में देखे थे, अलग अलग 3 डायमेंशन लेते थे ऐसे, है ना। इधर आई है, इधर जे है, इधर के है ना। तो अगर पार्टिकल कुछ ऐसे जा रहा है, मतलब आई में जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन डायमेंशन मोशन। लेकिन ऐसे ही अगर आपको देखिए, अगर कोई पार्टिकल है, जैसे कोई बॉल है, कोई क्रिकेटर जब खेलता है ऐसे बॉल को ऐसे हिट करता है तो बॉल ऐसे जाके कुछ ऐसे गिरता है। तो देखिए इसका मोशन देखिए क्या है, ये अगर इस पोजीशन पे कहीं आया कुछ टाइम के बाद तो इसका 2 कोऑर्डिनेट होगा, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट, है ना। तो एक ही साथ वो पार्टिकल कुछ एक्स में भी डिस्टेंस कवर कर रहा है और वाई में भी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इस मोशन को हम लोग कहेंगे 2 डायमेंशन मोशन। लेकिन अगर पार्टिकल एक ही डायमेंशन में जा रहा है ना, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो उसको कहेंगे वन डायमेंशन मोशन। तो एक डायरेक्शन में जाने का मतलब ऐसा नहीं कि एक्स में ही जाएगा, हो सकता है कुछ ऐसे जाए, है ना। तो ये भी वन डायमेंशन ही मोशन है। ये बात समझ में आ रही है। तो ये वन डायमेंशन मोशन हो गया, जो कि हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। अब देखिए यहाँ 3 चीजें बताई गई है। एक तो बोला है पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो पोजीशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि एक ये पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, है ना। इसको हम लोग बोल दे रहे हैं पटना और इसको बोल दे रहे हैं दिल्ली। ठीक है ना। तो ये पटना और दिल्ली, ये जो 2 पॉइंट दिखाया गया है ना, ये दोनों पोजीशन है, ठीक है ना। पटना और दिल्ली ये दोनों पोजीशन हो गया। यहां से पटना से दिल्ली जाने के लिए कई सारे रास्ते होंगे, ठीक है ना। कई सारे रास्ते बने हुए हैं। जैसे मान ले कि आप यहां से पटना से चले और ऐसे ऐसे कुछ रास्ता कवर करते हुए ऐसे यहाँ पे पहुंचे, है ना। तो जिस पाथ को आप फॉलो कर रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस। और पटना से दिल्ली को अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से मिला दे, है ना, जो कि इसका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो इस डिस्टेंस को हम लोग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या है कि 2 पोजीशन हो गया। पहले तो ये पोजीशन है, ये पी और ये डी, है ना, पटना और दिल्ली, ये 2 पोजीशन है। तो यहाँ जो पोजीशन बताया गया है वो आपको समझ में आ रहा है कि 2 पोजीशन है। इन 2 पोजीशन के बीच जाने के जो रास्ते होंगे, है ना, इस रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। और इस पी और डी को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन है ना, ठीक है ना, जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा ना, इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट है, ये लेस देन और इक्वल टू हो सकता है क्या, डिस्टेंस के। ठीक है ना। या तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होगा या फिर डिस्टेंस बड़ा, क्योंकि जाने का मान लेते हैं कि रास्ता यही है, तो यही डिस्टेंस भी हो गया और यही डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लिया कि आप यहां से चले, एक पोजीशन है ए, यहां से चले और यहां से घूम फिर के कुछ ऐसे ऐसे जाकर और फिर यहीं पे आ गए, है ना, इसी पोजीशन पे आ गए। ठीक है। तो डिस्टेंस तो आप इतना कवर किए हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई सर्कल में है, यहां से चले और कंप्लीट एक सर्कल बना के आप यहां से यहां तक पहुंच गए, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो इसका सर्कमफेरेंस होता है 2πr, तो ये तो डिस्टेंस हो गया। लेकिन आपका इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। इनिशियल से फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट है डिस्टेंस है ना, तो दोनों यहीं पे है, तो डिस्टेंस कितना हो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है। तो यही सारी चीजों को हम लोग को अभी डिटेल में आगे चल के पढ़ना है। अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, अलग अलग तरह के आपको कॉन्सेप्ट देखने को यहाँ पे मिलेंगे।
एवरेज स्पीड क्या होता है ना, एवरेज स्पीड। तो देखिए पहले तो क्या स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। तो स्पीड जो होता है ना, स्पीड जो होता है वो होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अभी आप देखिए क्या होता है, तो डिस्टेंस, उतना डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा है ना, उससे आप डिवाइड कर दीजिए ना, तो उसको स्पीड कहते हैं। जैसे मान लेते हैं, यही ले लेते हैं कि यहां से अगर कोई पार्टिकल गया ऐसे 5 मीटर, फिर इधर कहीं गया मान लेते हैं कुछ 10 मीटर, और फिर यहां से फिर आ गया वो 5 मीटर, और फिर यहां से कुछ चला गया इधर 5 मीटर, ठीक है ना। तो देखिए ए से चला और यहाँ बी तक पहुंचा, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस आप देखिए तो कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस जो हो गया 5, 10, 15, 5 हो गया कितना 20, 25। तो डिस्टेंस कितना हो गया 25। और मान लेते हैं इसमें चलने में उसको जो टाइम लगा है ना, वो 10 सेकेंड का टाइम लगा टोटल। तो 10 से आप डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा 25/10 है ना, 25/10। तो ये कितना हो जाएगा 2.5। तो 2.5 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन यही आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी है ना, ये अपना स्पीड है। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखिए ये डिस्प्लेसमेंट तो यही रहा ना इतना, तो देखिए ये यहां से 5 गया, 10 गया, फिर 5, फिर 10, तो ये वाला जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है वो कितना है, 5 मीटर है। तो वेलोसिटी क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना आ गया 5, और टाइम कितना लगा है आपको 10 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो समझ में आ रहा है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, ठीक है। तो हम लोग यहां पढ़ना है एवरेज वेलोसिटी अभी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी मतलब कि जैसे आप मान लेते हैं कुछ 2 पोजीशन ले लेते हैं अभी, है ना, 3 पोजीशन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये आप पोजीशन ए, बी और सी, ए से बी तक गए, ठीक है, और कुछ डिस्टेंस कवर किए 10 मीटर, और फिर बी से सी तक गए और डिस्टेंस कवर किए 20 मीटर, और ए से बी तक जाने में कुछ टाइम लग गया आपको मान लेते हैं 2 सेकेंड, और यहां बी से सी तक जाने में लग गया मान लेते हैं कुछ 5 सेकेंड, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहां देखिए कितना हो गया 10 + 20 है ना 30, और टोटल टाइम कितना लगा 5 + 2 7 है ना। तो 30/7 यही आपका जो हो गया ना एवरेज स्पीड निकल के आ गया। तो समझ में आ रहा है एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम टेकन, है ना। टोटल कितना डिस्टेंस आप कवर किए वो उसमें टोटल टाइम से डिवाइड कर दिए तो एक एवरेज निकल के आ जाएगा, है ना। और डिस्टेंस बाय टाइम जो रहता है ना, इसको हम लोग स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड पे ही हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको और क्लियरिटी आएगी इसमें, और आपको ये भी पता लगेगा कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहां कहा गया है ए पार्टिकल ट्रेवल हाफ द टोटल डिस्टेंस विथ ए स्पीड v1 एंड नेक्स्ट हाफ विथ ए स्पीड v2 along a straight line, find out एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख लें। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। तो देखिए अब क्या है कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो हम लोग को देखिए क्या बोला है, हाफ डिस्टेंस, है ना। तो हाफ डिस्टेंस, जैसे टोटल मान लेते हैं इतना डिस्टेंस है तो हाफ ये हो गया, है ना। तो हाफ डिस्टेंस चला हुआ v1 से, यहाँ पे स्पीड कितनी है v1 है और ये v2 है ना। तो क्वेश्चन में ये केवल v1 और v2 दिया हुआ है, जबकि हम लोग को क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए, ठीक है। लेकिन ये एक रिलेशन बता दिया है क्या कि हाफ डिस्टेंस गया है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं इस पोजीशन का नाम a दे दें, इसका b दे दें और c दे दें, तो a से b तक जितनी डिस्टेंस है उतनी ही b से c तक है। तो अगर इसको x बोल दे तो ये भी x होगा, है ना। तो टोटल डिस्टेंस यहां से कितना आ गया देखिए, तो अब 2x आ गया। और टोटल टाइम देखिए, तो देखिए आधे डिस्टेंस कवर करने में v1 वेलोसिटी है और नेक्स्ट हाफ में कितना है v2 वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी तो अलग अलग है। जैसे ऐसे आप समझिए कि मान लेते हैं कि पहले आप a से b तक आप गए,
कुछ भी ले लेते हैं 10 किलोमीटर, है ना, 10 किलोमीटर आप साइकिल से गए तो साइकिल पे तो स्पीड आपकी कम रहेगी। फिर आप बी से सी तक गए, मान लीजिए बाइक से गए हैं आप, ठीक है ना, और यहाँ पे स्पीड उससे ज़्यादा है, तो ए से बी तक जाने में आपको ज़्यादा टाइम लगा होगा और बी से सी जाने में कम टाइम लगा होगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है। पहले आप 10 किलोमीटर साइकिल से गए, फिर अगला 10 किलोमीटर कैसे गए, बाइक से गए। यहाँ पे मान लेते हैं स्पीड कुछ होगी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हो गए 20 मीटर पर सेकेंड हो गए। समझ में आ रहा है ना? तो अलग अलग स्पीड है तो टाइम अलग अलग आएगा। तो चलिए इससे ए से बी के लिए हम लोग टाइम ले लेते हैं T1 और बी से सी के लिए टाइम ले लेते हैं T2, है ना। तो यहां देखिए टोटल डिस्टेंस तो आप लिख लिए, अब टोटल टाइम में हम लोग क्या लिख लिए, T1 प्लस T2। तो देखिए 2x तो अपना है, T1 क्या है ना, क्योंकि हमको यहाँ v नहीं पुट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, x और v के टर्म में t को लाते हैं यहाँ पे। तो हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ से टाइम इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस देखिए क्या है, x है और स्पीड क्या है, v1 है। तो यहाँ से T1 इज इक्वल टू x अपॉन v1 आ जाएगा। सिमिलरली क्या होगा, T2 इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, x अपॉन v2, है ना। तो यहाँ T1 की जगह पे हम लोग लिख लेते हैं कितना, x अपॉन v1 और प्लस x अपॉन v2। तो यहां से देखिए फिर 2x है, यहां से x कॉमन ले लीजिए आप, तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, ये है ना, ठीक है। तो यहां से ये x से x कैंसिल हो गया, तो ये निकल के कितना रहा है, 2 अपॉन एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे v1 v2। तो यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा, v2 और प्लस का आ जाएगा क्या, v1। फिर ये ऊपर चला जाएगा तो 2v1 v2 और अपॉन v1 प्लस v2। तो ये एवरेज स्पीड निकल कर आ गई, ठीक है ना, ये आपकी एवरेज स्पीड हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, तो नोट कर लीजिए इसको। देखिए इस क्वेश्चन में, ए पर्सन ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 एंड फॉर सम टाइम एंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल टाइम। देखिए तो यहाँ क्या बोला है ना कि पहले चलिए 3 पोजीशन ले लेते हैं, ए बी सी। यहां से ए से बी तक कुछ क्या है, वो कुछ v1 से, और बी से सी तक गया कुछ v2 से, है ना। और टाइम दोनों में इक्वल लगा, तो मान लेते हैं ए से बी के लिए टाइम t है, तो बी से सी के लिए भी टाइम कितना होगा, t ही होगा। तो देखिए जब टाइम इक्वल है और वेलोसिटी अलग अलग है तो डिस्टेंस भी अलग अलग होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस कुछ x1 ले लेते हैं और यहाँ का डिस्टेंस कुछ x2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, है ना, v एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना। टोटल टाइम, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट यहां कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2, और टाइम कितना ले लेंगे, t प्लस टी, ठीक है। तो यहां से देखिए कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2t। अब हम लोग को देखिए यहाँ पे चेंज क्या करना होगा, देखिए टाइम तो दोनों के लिए इक्वल ही था, है ना। तो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस को चेंज करेंगे वेलोसिटी और टाइम के टर्म में। तो हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई, या वेलोसिटी आप लिखिए यहाँ पे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ये कितना है, पहले x1 है इज इक्वल टू वेलोसिटी v1 इंटू टी। सिमिलरली x2 इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, v2 इंटू टी, ठीक है ना। तो x1 के जगह पे हम लोग क्या लिख ले, v1 टी, और x2 के जगह पे v2 इंटू टी और अपॉन 2t। तो यहां से देखिए क्या निकल के आएगा, ठीक है। यहां से t कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से अगर आप t कॉमन ले लेते हैं तो कितना लिखेंगे, v1 प्लस v2 और अपॉन कितना है, 2t है ना। तो यहाँ t से t कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, v1 प्लस v2 बाई 2। ये समझ में आया ना। तो ये आपकी v एवरेज निकल के आ गई। तो देखिए ये क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या सीखे, पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था ना कि ये डिस्टेंस इक्वल इक्वल था,
तो टाइम अलग अलग लगा है ना, वेलोसिटी का ही टर्म दिया हुआ था पिछले क्वेश्चन में भी। तो वेलोसिटी दिया था कि पहले हाफ टाइम के लिए वो v1 से गया और नेक्स्ट इक्वल उतने ही टाइम के लिए v2 से गया, तो डिस्टेंस अलग अलग हुआ। तो हम लोग को चेंज किसको किए हैं यहाँ पे देखिए, तो हम लोग चेंज किए कि इसको x को जो है ना हम लोग चेंज कर लिए वेलोसिटी और टाइम के टर्म में। तो जो चीज डिफरेंट रहता है ना x1 x2 अलग अलग है, तो हम लोग x को चेंज किए। पिछले क्वेश्चन में क्या था, t1 t2 अलग अलग था, तो टाइम को चेंज किए थे वहां पे, है ना। ठीक है, तो पिछले में जो फॉर्मूला निकल के आया था, जब हम लोग को इक्वल इक्वल डिस्टेंस था, ठीक है, और अलग अलग वेलोसिटी से था, तो 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 यही आया था, v एवरेज का या स्पीड एवरेज का कहिए। ठीक है, और यहाँ पे जब टाइम इक्वल इक्वल दिया है तो क्या आता है, v1 प्लस v2/2, है ना। तो इक्वल टाइम है। अब जैसे मान लेते हैं कि ऐसा कह देता कि पहला 1/3 जो गया है, या ऐसे आप समझ लेते कुछ ऐसा क्वेश्चन कह देता है कि पहले टाइम कुछ t1 है, t है, फिर ये भी t है और ये भी t है, 3 इक्वल इक्वल टाइम पे वो कुछ स्पीड इसकी दे दी गई है v1 v2 और v3, है ना। जैसे पहले 1 घंटा वो चला v1 से, फिर अगले 1 घंटा तक चला वो v2 से, फिर अगले 1 घंटा तक चला वो कितना, v3 से। तो फिर आप वहां पे अगर पूछे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो यहां पे आप v एवरेज क्या लिखेंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3/3। ये समझ में आ रहा है ना। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या, ए पार्टिकल कवर 3/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड नेक्स्ट 1/4 विथ स्पीड v2, फाइंड एवरेज स्पीड। देखिए पहले बोला है कि टोटल डिस्टेंस का 3/4 पार्ट जो चला है ना, तो हम लोग को डिस्टेंस का एक रिलेशन दिया हुआ है। जो सबसे पहला क्वेश्चन किए थे उसमें हाफ डिस्टेंस था, यहाँ पे 3/4 और 1/4 दिया है ना। तो ऐसा समझ लेते हैं, इसको 3/4x कर लीजिए और 1/4x कर लीजिए, है ना। तो ये हो गया 3/3x/4 और ये हो गया कितना, x/4। ये वेलोसिटी यहाँ v1 है, यहाँ वेलोसिटी v2 है, तो टाइम यहाँ कुछ अलग अलग लगेगा, t1 और t2। तो हम लोग यहाँ से स्पीड एवरेज का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो यहाँ 3x/4 और x/4 दोनों को आप ऐड करें तो कितना हो जाएगा, x, और टाइम कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2, है ना। तो हम लोग देखिए टाइम को चेंज करेंगे, ये डिफरेंट है ना। तो टाइम को चेंज करेंगे तो हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो 3x/4 और स्पीड क्या हो गया, v1, और इस तरह से हम लोग t2 को क्या लिख देंगे, x/4 और अपॉन v2, है ना। तो यहां से चलिए हम लोग टाइम का टर्म लिखते हैं। यहां से कितना हो जाएगा, 3x/4 v1, 3x/4 v1 और प्लस x/4 v2। तो यहां से ऊपर तो x है ही, यहां से हम लोग x कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो यहां से देखिए कितना आ जाएगा, 3/4 v1 आएगा और प्लस यहां से कितना आ जाएगा, 1/4 v2। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखिए ये x से x कैंसिल हो गया यहाँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए क्या रह गया, ऊपर में 1 है और नीचे में आप क्या करिए कि 4v1 v2 LCM ले लेते हैं अगर हम लोग, है ना। यहाँ से 4v1 v2 LCM ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए, तो 4v2 से 4v2 तो v1 रह जाएगा, तो 3v1 और प्लस कितना हो जाएगा, 4v1 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का v2, है ना। तो v2, तो ये देखिए कितना हो गया, 4v1 v2 अपॉन 3v1 प्लस v2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। टाइम क्या दिया होता है, 3x/4, सॉरी डिस्टेंस 3x/4 और v1 था, तो यहाँ से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड कर लिए। ऐसे सिमिलरली इसके लिए लिख लिए। फिर यहाँ से देखिए टोटल डिस्टेंस x है, यहाँ से हम लोग 3x/4 v1 ले लिए और यहाँ पे x/4 v2 ले लिए। फिर यहाँ x से x कैंसिल हुआ, 4v1 v2 LCM ले लिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से 4v1 से 4v1 कैंसिल हो जाए तो v2 बचेगा, तो v2 इंटू 3, तो 3v1 वाले में यहाँ पे v2 रहेगा, है ना, और यहाँ पे v1 आ जाएगा। ठीक है, 4v2 से v2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे
V1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका 3V2 और प्लस V1 होगा, है ना। तो देखिए कितना आ रहा है, 4V1V2 अपॉन V1 प्लस 3V2। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ कहा गया है ए पार्टिकल कवर्स 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ ए स्पीड V1 ईच, है ना। मतलब 1/3 1/3 1/3 ऐसे ले लेते हैं ना। तो जैसे मान लेते हैं कि ये फर्स्ट x/3 हो गया, है ना, सेकेंड x/3 और थर्ड x/3, ये डिस्टेंस कवर किया है ना। और ये यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, V2 है और V3 है। ये तीन स्पीड दी गई है, V1 V2 एंड V3। तो टाइम अलग अलग लगेगा। तो यहाँ के लिए टाइम T1 होगा, यहाँ टाइम T2 होगा और यहाँ टाइम T3 होगा। तो यहाँ भी हम लोग को क्या पूछा गया, एवरेज स्पीड ही पूछा गया ना। तो एवरेज स्पीड जो होगा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो तीनों का आप ऐड करेंगे, x/3 प्लस x/3 प्लस x/3, तो क्या आएगा x। और यहाँ से आप क्या लिखेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3। अब हम लोग क्या करते हैं, टाइम को चेंज कर लेते हैं ना। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना होगा, x/3 और स्पीड क्या है, V1 है। सिमिलरली T2 इज इक्वल टू x/3V2 और T3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x/3V3। ठीक है। तो यहां से आप रखिए, ये तो x है ही, नीचे में x/3V1 x/3V1 प्लस x/3V2 प्लस x/3V3। तो यहां से आप एलसीएम ले लीजिए, है ना। x कॉमन ले लेते हैं नीचे से पहले, है ना। तो x अगर कॉमन ले लिए तो क्या लिखेंगे, 1/3V1 प्लस 1/3V2 प्लस 1/3V3। ठीक है ना। अब देखिए यहां से, तो ये x से x तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो कितना आ रहा है, यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं है, 1। यहाँ पे आप देखिए, तो एलसीएम ले लेते हैं, 3V1 V2 V3, है ना। 3V1 V2 V3। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे 3V1 से 3V1 कैंसिल हो जाएगा, तो V2 V3 प्लस 3V2 से 3V2 आप कैंसिल कर दिए तो V1 V3, और सिमिलरली यहां पे कितना हो जाएगा, V1 V2। तो ये यहां चला जाएगा ऊपर में 3V1 V2 V3 और अपॉन V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V1 V3। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको एक बार। इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, इसके बाद जब हम लोग कोई पार्टिकल जैसे मोशन कर रहा है ना और इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना, टाइम के साथ स्पीड इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब वो क्या है, पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है ना। तो हम लोग जो मोशन के 3 फॉर्मूले होते हैं ना, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, V इक्वल टू U प्लस AT, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS और S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये मोशन का जो 3 फॉर्मूला था, है ना, याद होगा आप लोग को। तो इन्हीं तीनों फॉर्मूले पे जो है ना क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो एक्सेलरेशन यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, टाइम के साथ वैरी नहीं करता है। अगर ये एक्सेलरेशन टाइम के साथ अगर वैरी कर रहा हो तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ये जो फॉर्मूला होता है ना, तीनों फॉर्मूला, इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही तीनों फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा ना, तो उसके लिए हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो हम लोग पढ़े थे उसका यूज करते हैं, वो हम लोग आगे चल के देखेंगे कि कैसे करते हैं उसको। ठीक है। तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम लोग इसी 3 फॉर्मूले को देखेंगे, इस फॉर्मूले का प्रूफ भी देखेंगे और उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन करेंगे।